नमो बुद्धाय अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित सम्मानित साथियों, सामने उपस्थित ठीक है, आप सब वो आ जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन साथी, मैं अभी अपनी बातचीत नहीं रख रहा हूं, अगर अवसर मिलेगा तो विषय पर अपनी बात में रखूंगा। आयोजकों ने एक जिम्मेदारी दी थी, असल में पहले उसको पूरा करना था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद ये काम अच्छे से हो नहीं पाया कि बहुजन दावेदारी पर बात करने से पहले थोड़ी सी एक देशव्यापी स्तर पर हम बात कर लें कि इस देश में बहुजन हिस्सेदारी का क्या स्वरूप है। यानी राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, नौकरशाही में, खेती में, मकान में, दुकान में, यानी जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं वहां बहुजनों की कितनी हिस्सेदारी है। और बहुजन की चाहे जो भी परिभाषा करें, कम से कम एक मोटी मोटा सहमति तो है कि बहुजनों में पिछड़े शामिल हैं, या मान लीजिए अन्य पिछड़े शामिल हैं, दलित समुदाय शामिल है, आदिवासी समुदाय शामिल है, और कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक शामिल है। लेकिन मैं एक बात जो धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है, लेकिन मैं इस बात से अली अनवर अंसारी जी और बहुत सारे लोगों की इस बात से सहमत हूं कि जब बहुजनों की बात हो तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यक कहने से, यानी मुसलमान कहने से और ईसाई कहने से बात नहीं बनेगी। जब हम उनमें भी बात करेंगे तो उनमें बहुजन की बात करेंगे, यानी जो मुसलमानों में पिछड़े हैं और दलित हैं वो बहुजन की बात करेंगे। इसी तरह आदिवासियों में जो बहुसंख्यक ईसा आदिवासी और दलित है उनके संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि इतना घोर जातिवाद ईसाइयों में, केरल में भी जाके आप देखें घोर जातिवाद है। जो ब्राह्मण ईसाई हैं हुए वो अलग हैं, और जो दलित ईसाई हैं अलग, और उनकी दफनाने की जगह है और बहुत चर्च तक अलग है। खैर उस विस्तार पे मैं नहीं जाता। यानी कोई भी परिभाषा हम बहुजन की करें या मेहनत कश वाले वर्ग के रूप में बहुजन की परिभाषा करें तो 85% लोग बनते हैं, 80% तो न्यूनतम बनते हैं। उनकी क्या हिस्सेदारी है, मैं थोड़े आंकड़े रखने की कोशिश करूंगा ताकि अन्य जो साथी आए कम से कम उनको आंकड़ों पर बात ना करना पड़े और आप लोगों को थोड़ा बोर भी ना करें। आंकड़े थोड़ा बोर करते हैं, लेकिन आंकड़े बड़े जरूरी होते हैं। आंकड़े इतने जरूरी होते हैं कि भारत सरकार को मंडल कमीशन से ज्यादा, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी है और भाजपा की सरकार भी है, उनको मंडल कमीशन से ज्यादा अगर किसी आंकड़े से और किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो उसका नाम है जाति जनगणना। क्योंकि जाति जनगणना से वो आंकड़े आ जाएंगे जो आंकड़े नहीं है। जाति जनगणना से ये केवल नहीं पता चलेगा कि 85% लोगों के पास कितना है, पिछड़ों के पास क्या है और क्या नहीं है। इससे यह पता चलेगा कि देश में जो 20% लोग हैं, 15% लोग हैं, उनके पास कैसे 90%, 85% चीजें हैं, इसका आंकड़ा आ जाएगा। इस नाते जाति जनगणना सरकार नहीं करा रही है, लेकिन जाति जनगणना के बावजूद भी आंकड़े जो हैं वो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कुछ आंकड़े आप लोग जानते होंगे, जाने माने अर्थशास्त्री सुखदेव थोराट जी ने उपलब्ध कराए हैं। जो आर्थिक आंकड़े हैं वो सुखदेव थोराट जी के हैं। राजनीतिक आंकड़े तो सरकार प्रस्तुत करती रहती है, यूजीसी के कुछ आंकड़े रहते हैं। मैं उन न्यूनतम आंकड़ों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज और, सबसे पहले मैं राजनीतिक आंकड़े रखना चाह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे चिंता और सरोकार का विषय होता है वो राजनीतिक होता है।
हालांकि मैं अपनी बात भी कह दूं कि कई बार राजनीतिक आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई बार बहुत कम महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। जैसे 900 वर्षों तक इस देश पर ब्राह्मणों की राजनीतिक सत्ता नहीं थी। या तो मुगल शासन किए या तो अंग्रेज शासन किए, लेकिन ब्राह्मणों की या ब्राह्मणवाद की या द्विजों की पूरी सत्ता 900 सालों तक बरकरार रही। अगर वो सत्ता खत्म हो गई होती तो अचानक आजादी के बाद उनके हाथ में सारी सत्ता आती, ऐसा नहीं होता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है राजनीतिक सत्ता किसी के हाथ में हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल सत्ता किसी दूसरे के हाथ में हो, ऐसा संभव है। फिर भी राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे 2019 की यानी जो ये लोकसभा चल रही है, इसमें 543 सांसद हैं, कुल 543 सांसद हैं। 120 जो हैं वो ओबीसी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, 86 अनुसूचित जाति और 52 अनुसूचित जाति के हैं। अब जरा अनुपात में देखें, जरा पिछड़ा वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग कर दें, यानी केवल अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 15% अपर कास्ट में जो रूलिंग पिछड़ा वर्ग है, मराठे वगैरह जैसे लोग, अगर उनको भी शामिल कर लें तो आबादी में जो उनका अनुपात है वो करीब 20-22% बनता है। लेकिन लोकसभा में 42.7% जो सांसद हैं वो अपर कास्ट के हैं, यानी उनकी आबादी से 2 गुना। और ओबीसी का देखें तो 22% है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी हम 50 भी माने, थोड़ा और भी कम मान लें, तो भी 22% है, यानी अपनी आबादी से आधा। अनुसूचित जाति उतना ही है जिनका आबादी में जितना उनका अनुपात है, और अनुसूचित जनजाति का एक सांसद अधिक है। वो इसलिए कि कई जगहों पर आदिवासी लोकसभाओं में बहुमत में है तो पार्टियों को टिकट देना पड़ता है। अब मैं इसके व्याख्या में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के 70 सालों बाद भी जो चीज लोगों के वोट से बनती है, यानी लोकसभा तो कम से कम वोट से चुनी जाती है ना, जो वोट से बनती है उस पर भी अपर कास्ट ने अपनी आबादी से 2 गुना कब्जा कर रखा है, और पिछड़े वर्ग का आधा है, और दलितों का उनके आबादी के अनुपात में है, आदिवासियों का आबादी के अनुपात में है। आबादी के अनुपात में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका लोकसभा में आरक्षण है। अगर आरक्षण ना होता तो उनका आधा कौन कहे, शायद 1/3 और 1/4 भी न होता। यानी राजनीति में आज भी अपर कास्ट अपनी दुगुना से प्रतिनिधित्व रखता है। अब जरा सा हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि जो इस देश को असल में चलाते हैं वो नौकरशाह है, और उसमें जो मुख्य सेक्रेटरी होते हैं, वो पीएमओ में जो सेक्रेटरी होते हैं वो नौकरशाह ही चलाते हैं। ये जो आंकड़ा है, अगर इसमें देखें तो ग्रुप ए के 84,000 पद हैं, इनमें 57,202 पदों पर सवर्णों का कब्जा है, यानी 66 करीब 67% जो नौकरशाही पर कब्जा है वो अपर कास्ट के 15% का कब्जा है। यानी आबादी से करीब 15 या 45, 15, 4 4 गुना। अगर इसी तरह से हम देखें कि जो ग्रुप बी का है, करीब इतना ही ग्रुप बी पर भी उनका कब्जा है। ग्रुप सी पर 60% का कब्जा है, जिसे ग्रुप डी कहते हैं, यानी ज्यादातर सफाई कर्मचारी कहते हैं। केवल एकमात्र ऐसी ये जगह है सफाई कर्मचारियों की जहां पर करीब 50% से ज्यादा या तो दलित हैं, या तो ओबीसी हैं, या एसटी है। यानी ये कब्जे की स्थिति है 70 साल बाद भी।
अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रखर और ओजस्वी वक्ता हम लोगों के आज के बड़े ही महत्वपूर्ण साथी लक्ष्मण हैं, वो आप लोगों को जरूर बताएंगे, लेकिन मैं प्रोफेसरों में नहीं जाता, उसकी चर्चा शायद लक्ष्मण साथी जरूर करेंगे कि प्रोफेसर में कितने हैं, कहीं कहीं तो ओबीसी है ही नहीं। लेकिन थोड़ी सी बात मैं करूंगा, आप कुलपति की बात कीजिए, 496 कुलपति, क्योंकि कुलपति पद पर कोई आरक्षण नहीं है, 496 कुलपति की यूजीसी ने लिस्ट जारी की, जिसमें 6 SC, 6 ST और 36% ओबीसी, यानी ओबीसी का जो प्रतिशत है वो 7.23, यानी जो 50% आबादी है उसके कुलपति केवल 7% है, और SC ST का लिया जाए तो 1.2%, 1.2%, इसलिए कि उनके कोई आरक्षण कुलपति में नहीं है। और आप जानते हैं कि निर्णायक तौर पर कुलपति ही तय करते हैं, निर्णायक तौर पर कुलपति तय करते हैं कि विश्वविद्यालयों में क्या होगा। और मैं थोड़ा विस्तार में नहीं जाता, बहुत सारे आंकड़े हैं मैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, एक सरसरी निगाह डालना चाहता हूं कि जिसे संपदा कहते हैं। इस देश की जो कुल संपदा है, ओबीसी एक ताकतवर समुदाय माना जाता है, खेती वगैरह उनके पास है, लेकिन कुल संपदा में पिछड़ों की हिस्सेदारी केवल 31% है, जबकि सवर्णों की हिस्सेदारी 45% है, यानी 3 गुना। 7% दलितों का है, 3-4% SC ST का है पूरी संपदा के अंदर। खेती में ऐसे ही सवर्णों की 41% है, ओबीसी का 35% है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। इसमें फाइनेंस का भी है, बैंक है, LIC है, डिपॉजिट है, सारे ऐसे सेक्टर हैं, सारे के आंकड़े ये बताते हैं कि सवर्णों की जो कब्जेदारी है वो उनकी आबादी से 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना जीवन के सभी क्षेत्रों में है। विस्तार में न जाऊं, एक बात और, अगर ये जान लीजिए कि अगर हमने आंकड़े, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, हो सकता है बहुत सारे लोग, चूंकि अंबेडकर को अपने अपने हिसाब से होती है, लेकिन यहां जो संदर्भ है, डॉक्टर अंबेडकर की 2 बातें इस संदर्भ में आंकड़ों के बारे में जरूर याद कर लेना चाहिए। एक बात तो उन्होंने संविधान प्रस्तुत करते समय कहा था कि इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, अगर सामाजिक जीवन में लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ और समता स्थापित नहीं हुई और आर्थिक समता स्थापित नहीं हुई, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, तो ये दोनों मिलकर के राजनीतिक लोकतंत्र को निगल जाएंगे, और ये दोनों राजनीतिक लोकतंत्र को निगल गए। एक अंतिम आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, साथियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश की कुल अर्थव्यवस्था $2.651 ट्रिलियन है, यानी 2.615 लाख करोड़ रुपए में। अब इस पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किसका है? जिसका 56% से 60% सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर का मतलब पुराना परंपरागत काम नहीं, जो नई टेक्नोलॉजी आई, हॉस्पिटलिटी आई है, कंप्यूटर आया है, बहुत आया है। इस 56% जीडीपी के 80% हिस्सों पर अपर कास्ट ने कब्जा कर लिया है, जो 90 के बाद ये अर्थव्यवस्था बनी थी। इसका 25 और 26% से ऊपर जो है मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का जो बड़ा हिस्सा औपचारिक सेक्टर है, कॉरपोरेट है, उस पर कुछ 102 लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें कोई भी एक आदमी पिछड़े, दलित, आदिवासी समुदाय का नहीं है। एक और बात ध्यान दिलाने के लिए कि पूरी अर्थव्यवस्था में खेती की हिस्सेदारी रह गई है 14 से, कभी 16 हो जाती है, कभी 14 हो जाती है। बहुत सारे लोग, हम लोग चिंतित होंगे और चिंतित होना चाहिए कि पिछड़ों की राजनीति कमजोर क्यों पड़ रही है। पिछड़ों की
राजनीति का मुख्य आधार था कि 60-70 में उनको जमींदारी उन्मूलन से जैसी भी जितनी खेती आई थी और खेती से उनकी समृद्धि आई थी, और इसी समृद्धि के आधार पर, आर्थिक आधार की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने राजनीति में दावेदारी की थी। अब पिछड़ों की खेती की जो हिस्सेदारी बनी हुई है, लेकिन जीडीपी में हिस्सेदारी 14% हो गई है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में जो पिछड़े के मुख्य आर्थिक आधार खेती है उसका हिस्सा इतना सिकुड़ गया है, यानी पिछड़ों की जो राजनीति सिकुड़ी है उसका बड़ा आर्थिक आधार है कि अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी सिकुड़ गई है। और इतना ही नहीं हुआ है, उस 14% जीडी पर कॉरपोरेट ने पेस्टिसाइड के रूप में, बीज के रूप में, मार्केट के रूप में कब्जा कर लिया है। और दलित राजनीति का जो मुख्य आधार था, दलित समुदाय के प्रति पास न तो खेती की ताकत रही है, न फैक्ट्री की ताकत रही है। उसके पास एकमात्र ताकत थी, वो थी आरक्षण से पाया हुआ मध्य वर्ग। और जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है उसने बड़े हिस्से का निजीकरण कर दिया है, यानी दलित राजनीति का, दलित आंदोलन का जो मुख्य आर्थिक आधार है, बिना आर्थिक आधार के कोई राजनीति चलती नहीं है। वो उनका जो मध्य वर्ग है उसको सिकोड़ते चले जा रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी कम होती चली जा रही है। ऐसे समय में एक बात, बाद में मौका मिलेगा तो थोड़ी मैं बात करूंगा, एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, या जरूर करना चाहता हूं। एक बात साफ जान लीजिए कि यह संभव है कि इस देश के राजा के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में कोई सामाजिक समुदाय या धार्मिक समुदाय सत्ता पर हो, लेकिन यह पूरी तरह संभव है कि आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता पूरी की पूरी तरह दूसरे हाथ में हो। इसका फिर से उदाहरण मैं दे रहा हूं कि पूरे मुगल काल के दौरान, अंग्रेजी काल के दौरान ब्राह्मणवादियों की राजनीतिक सत्ता नहीं थी, फिर भी पूरे देश पर उनकी सत्ता नीचे से ऊपर थी। ये संभव है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और आरएसएस एक योजना बना रहा है, उस पर काम भी कर रहा है कि इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम पर इनके व्यक्तियों को सत्ता में ले आ दो और सारे चीजों पर खुद कब्जा कर लो। ये संभव है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मुस्लिम समाज का है। आज मेरे पास आंकड़ा है ना, लेकिन शायद अली नवर साहब रखे, अभी आकार पटेल जी ने लेटेस्ट आंकड़ा दिया है कि 15 से 18% जो मुस्लिम समुदाय है उसकी ज्यादातर नौकरियों में 4% की हिस्सेदारी है, सर्विस सेक्टर में 3% की हिस्सेदारी है, कहीं 2% की हिस्सेदारी है। साकड़े आंकड़े आ गए। अगर मुस्लिम सत्ता होने से मुसलमान धनी हो जाता तो मुगल काल में मुस्लिम सत्ता थी और सारे मुसलमान धनी होते। तो मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा हम जिस तरह की राजनीति बन रही है उसमें हम तथ्य क्या कह रहे हैं, तथ्य ये कह रहे हैं कि देश पर अपर कास्ट और कारपोरेट ने कब्जा कर लिया है। कारपोरेट के नाम पर भी अपर कास्ट ही है और अपर कास्ट के नाम पर अपर कास्ट है, और वही ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहा है ताकि कारपोरेट पर हमारा ध्यान ना जाए और अपर कास्ट कब्जे पर हमारा ध्यान न जाए। आज का जो विषय है बहुत ही मौजूद है। सांप्रदायिकता की सारी राजनीति का मुख्य टारगेट है कि अपर कास्ट कब्जे के खिलाफ हमारा ध्यान न जाए और अपर कास्ट का सामाजिक राजनीतिक कब्जे के खिलाफ हमारा ध्यान न जाए। मैंने आंकड़े की जगह थोड़ी सी बातें भी रखी। धन्यवाद साथियों, और मुझे बुलाया गया, मुझे मौका दिया गया और आयोजकों के सबके प्रति शुक्रिया।